बीच रास्ते से हट जा पागल, बड़े साहब आ रहे हैं। जिसे तुम पागल समझ रहे हो, ये हमारे देश की स्पेशल फोर्स का हीरो है। ये कहानी एक ऐसे गुमनाम योद्धा की है जिसे समाज ने भिखारी समझ लिया, लेकिन उसके शरीर पर लगे घाव और सीने में दबी देशभक्ति आज भी जिंदा थी। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे और उत्तर भारत के छोटे से शहर शिवपुर का मुख्य चौराहा आजाद चौक मानो आग उगल रहा था। मई की झुलसाती लू हवा में तैर रही थी। सूरज की तेज किरणें सड़क पर बिछे डामर को पिघलाने पर आमादा थीं और चारों तरफ गर्मी से परेशान लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। दुकानों के टीन के शेड तपते लोहे की तरह चमक रहे थे। ठेले वालों के माथे से पसीने की धारें बह रही थीं और राहगीर जल्दी जल्दी छांव की तलाश में कदम बढ़ा रहे थे। इसी शोर शराबे और भागती दौड़ती भीड़ के कोने में कूड़े के ढेर के पास एक बिखरा हुआ सा आदमी जमीन पर बैठा था, मानो इस दुनिया से कटा हुआ कोई टूटा हुआ टुकड़ा। उसके बाल महीनों से कंघी न देख पाने के कारण उलझे हुए झटाओं जैसे हो गए थे। चेहरा धूल और पसीने से सना हुआ था। फटी हुए कमीज उसके कमजोर और थके हुए शरीर पर लटक रही थी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और गहराई थी, जैसे उनमें कोई पुराना तूफान कैद हो। वो अपने आप से धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। कभी हाथों से हवा में इशारे करता, कभी आंखें बंद कर लेता, मानो किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो। उसकी आवाज में दर्द भी था, डर भी, और कहीं ना कहीं छुपा हुआ वो साहस भी जो किसी समय उसे जंग के मैदान में खड़ा रखता होगा। देखने वालों को वो बस एक पागल और बेसहारा आदमी लगता था, लेकिन उस तपते चौराहे के बीच बैठा वो इंसान असल में अपनी टूटी हुई यादों और बीते युद्ध की परछाइयों में खोया हुआ एक भूला हुआ योद्धा था। चौराहे के एक किनारे फल बेचने वाला दुकानदार रामदीन अपने ठेले के पास खड़ा होकर ग्राहकों को आवाजें लगा रहा था। गर्मी और धूल के बीच उसके ठेले पर रखे फल भी मानो मुरझाए से दिख रहे थे। उसी वक्त भूख से बेहाल वो बिखरा हुआ आदमी धीरे धीरे जमीन पर पड़े एक सड़े हुए केले की तरफ बढ़ा। उसके कांपते हाथ उस फल को उठाने ही वाले थे कि रामदीन की कर्कश आवाज हवा में गूंज उठी। भाग यहां से, गंदा कर देगा दुकान, दोबारा दिखा तो डंडे से मारूंगा। आसपास खड़े लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन उस आदमी ने पीछे हटने या गिड़गिड़ाने की बजाय अचानक अपने शरीर को सीधा किया, जैसे किसी अदृश्य कमांडर के सामने खड़ा हो। उसने अपनी गंदी और कांपती हथेली को माथे तक उठाया, सीना चौड़ा किया और पूरी ताकत से सैल्यूट मारते हुए गर्जना की, जय हिंद सर, बॉर्डर पर हमला है, हम पीछे नहीं हटेंगे। उसकी आवाज में ऐसा जोश और ऐसा विश्वास था कि पल भर को माहौल थम सा गया। मगर अगले ही पल भीड़ ठहाकों में बदल गई। कुछ लड़के मजाक उड़ाते हुए पत्थर उठाने लगे। अचानक एक पत्थर हवा चीरता हुआ सीधा उसके माथे पर आकर लगा। खून की एक पतली धार उसके चेहरे से नीचे बहने लगी, धूप में चमकती हुई। लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। दर्द, अपमान और खून, किसी भी चीज ने उसका सैल्यूट नहीं तोड़ा। वो वैसे ही तना हुआ खड़ा रहा, आंखों में वही जुनून और चेहरे पर वही अडिग संकल्प, जैसे किसी युद्ध के मैदान में खड़ा एक सच्चा सिपाही। चौराहे के बीच खड़े पुराने लोहे के खंभे पर लगा छोटा सा प्लास्टिक का तिरंगा तेज हवा में फड़फड़ा रहा था, जैसे किसी बेसहारा बच्चे की तरह सहारे की तलाश में हो। उसकी डंडी ढीली हो चुकी थी और झंडा कभी भी नीचे गिरने वाला था। ये दृश्य देखते ही उस आदमी की आंखों में अचानक एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। वो बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा, न लोगों की हंसी की परवाह की, न अपने बहते खून की। वो झपट्टा मारकर गिरते हुए झंडे तक पहुंचा और दोनों हाथों से उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई माँ अपने गिरते हुए बच्चे को बचाती है। उसके कांपते हाथों में वो छोटा सा झंडा थरथरा रहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने अपनी फटी हुई धूल और खून से सनी कमीज का एक कोना लिया और बड़ी सावधानी से तिरंगे को पोंछने लगा, मानो वो कोई कीमती धरोहर हो। फिर उसने उस झंडे को अपनी आंखों से लगाया, पल भर के लिए आंखें बंद की, जैसे किसी पवित्र चीज के सामने सिर झुका रहा हो, और उसे धीरे से अपने सीने में छुपा लिया। उस पल उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली हो। लेकिन आसपास खड़ी भीड़ इस भावना को समझ नहीं पाई। लोग फिर से ठहाके मारकर हंसने लगे। देखो, नौटंकी शुरू हो गई, अब ये पागल झंडा लेकर ड्रामा करेगा। किसी ने ताली बजाई, किसी ने सीटी मारी, किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मगर उस आदमी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो झंडे को सीने से लगाए खड़ा रहा, सिर ऊंचा, आंखें नम, और दिल में वही पुराना जिद्दी और अडिग प्यार,
अपने देश के लिए। अचानक दूर से भारी और गूंजता हुआ सायरन पूरे इलाके में फैल गया। हवा में एक अजीब सा तनाव भर गया। लोग समझ गए कि कोई बड़ा काफिला आने वाला है। आज शहर के सैन्य कैंप का निरीक्षण करने स्वयं लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन मल्होत्रा पहुंचने वाले थे। चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक तुरंत रोक दिया गया। सिपाही सीटी बजाने लगे, बैरिकेड खिसकाए जाने लगे और लोगों को सड़क के किनारे हटाया जाने लगा। पुलिस अफसर इंस्पेक्टर चौहान डंडा हाथ में लिए तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ा जो अब भी तिरंगे को सीने से लगाए खड़ा था। गुस्से में तमतमाते हुए उसने चिल्लाकर कहा, ए पागल, दिखता नहीं क्या? हट जा यहाँ से, साहबों का मूड खराब करेगा, जाकर कहीं कोने में बैठ जा। ये कहते हुए उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो आदमी लड़खड़ाकर एक पल के लिए पीछे हटा, लेकिन अगले ही पल वो फिर सीधा खड़ा हो गया। जैसे ही उसने सामने खड़ी पुलिस की वर्दी और दूर आती सैन्य गाड़ियों की आवाज सुनी, उसके भीतर कहीं गहरी सोई हुई कोई याद जाग उठी। उसने तुरंत सीना तान लिया, गर्दन सीधी की और अपनी कांपती लेकिन मजबूत होती हथेली माथे तक ले जाकर पूरी ताकत से सल्यूट मारा। उसकी आवाज में अचानक गूंज आ गई, सर, ड्यूटी पूरी की, रिपोर्टिंग सर। उस पल वो फिर से भिखारी या पागल नहीं था। वो फिर से वही सैनिक बन गया था जो कभी वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़ा रहा था। आसपास खड़े लोग ये दृश्य देखकर कुछ पल के लिए सन्न रह गए, क्योंकि उसकी आवाज और अंदाज में ऐसा अनुशासन और जुनून था जो किसी आम इंसान में नहीं, सिर्फ एक फौजी के भीतर होता है। जैसे ही सेना की काली चमचमाती गाड़ी चौराहे के बिल्कुल पास पहुंची, उस आदमी के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी आंखों में अचानक एक तेज चमक उभर आई। उसने पूरी ताकत से सांस भरी और गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया, अटेंशन। उसकी आवाज इतनी कड़क और आदेशात्मक थी कि आसपास खड़ी भीड़ एक झटके में सन्न रह गई। कुछ लोगों के हाथ से मोबाइल नीचे झुक गए, कुछ के मुंह खुले के खुले रह गए। वो आदमी सड़क के बिल्कुल किनारे जाकर सीधा खड़ा हो गया। उसके पैर जमीन पर ऐसे जमे थे जैसे कंक्रीट में ढाल दिए गए हों। उसने सीना चौड़ा किया, ठोड़ी ऊपर उठाई और दाहिनी हथेली माथे तक ले जाकर एक परफेक्ट फौजी सैल्यूट मारा। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर गंदगी और धूल से सना हुआ था। माथे से खून की धार धीरे धीरे गाल तक बह रही थी, लेकिन उसका खड़े होने का अंदाज, उसकी आंखों की दृढ़ता और उसकी मुद्रा किसी भी परेड ग्राउंड में खड़े सच्चे सैनिक से कम नहीं थी। उस एक पल में ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। शोर से भरा चौराहा अचानक खामोश हो गया। सिर्फ गाड़ियों के इंजन की धीमी आवाज और उस आदमी की भारी सांसों की धड़कन सुनाई दे रही थी। उस दृश्य में कोई पागलपन नहीं था, सिर्फ अनुशासन, गर्व और देशभक्ति की जलती हुई आग थी, जो इतने सालों बाद भी उसके भीतर बुझी नहीं थी। जनरल अर्जुन मल्होत्रा की नज़र जैसे ही उस आदमी पर पूरी तरह टिकी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए ड्राइवर को सख्त आवाज में आदेश दिया, गाड़ी रोको अभी। ब्रेक की तेज आवाज के साथ पूरा काफिला रुक गया। चौराहे पर मौजूद हर इंसान की धड़कनें तेज हो गईं। जनरल साहब गाड़ी से उतरे। उनके बूटों की ठक ठक करती आवाज तपती सड़क पर गूंज रही थी। वो सीधे उस आदमी के सामने जाकर खड़े हो गए। कुछ सेकंड तक दोनों आमने सामने खामोश खड़े रहे। फिर जनरल की आवाज भर्रागी, गला सूख गया और कांपते होठों से शब्द निकले, कैप्टन, कैप्टन आदित्य वर्मा। ये नाम सुनते ही उस आदमी का शरीर सिहर उठा। उसकी आंखों में जैसे बरसों से जमी धुंध हटने लगी। उसने हांफती हुई सांसों के बीच धीमी आवाज में कहा, कोड मिशन ऑपरेशन सिंधु, सेक्टर 4। ये सुनते ही जनरल अर्जुन मल्होत्रा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो वही सख्त जनरल जिसे कभी रोते किसी ने नहीं देखा था, आज सड़क के बीच अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर उस गंदे, घायल और थके हुए आदमी को अपने सीने से कसकर लगा लिया। उनका चमकता हुआ यूनिफॉर्म उस आदमी के खून और धूल से भर गया, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो उसे ऐसे पकड़े हुए थे जैसे कोई खोया हुआ भाई, कोई बरसों बाद मिला हुआ अपना। आसपास खड़ी भीड़ अवाक रह गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसे अभी तक पागल कहकर धक्का दिया जा रहा था, पत्थर मारे जा रहे थे, वही इंसान अब देश के एक बड़े जनरल की बाहों में क्यों सिसक रहा है। उस पल पूरे चौराहे में सिर्फ सिसकियों की आवाज और टूटे हुए दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। जनरल अर्जुन मल्होत्रा की आवाज जैसे ही हवा में गूंजी, पूरा आजाद चौक सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने कांपते हुए हाथ से उस आदमी की ओर इशारा किया और भारी आवाज में बोले, जिसे तुम लोग पागल कह रहे हो, जिस पर पत्थर फेंके, जिसे गंदा भिखारी समझकर धक्के दिए, वो इंसान इस देश की स्पेशल फोर्स का वो शेर है जिसने कारगिल ऑपरेशन के दौरान अकेले दुश्मन के बंकर में घुसकर मौत को मात दी थी। गोलियां बरस रही थीं, चारों तरफ धमाके हो रहे थे, लेकिन ये पीछे नहीं हटा। इसके बाद ये एक गुप्त मिशन पर भेजा गया, ऐसा मिशन जिसका नाम तक फाइलों में छुपा दिया गया। वहीं दुश्मन ने इसे पकड़ लिया।
14 साल, पूरे 14 साल इसने दुश्मन की जेल में जहर पीकर जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी। नाखून उखाड़े गए, बिजली के झटके दिए गए, भूखा रखा गया, अपमानित किया गया, इसका दिमाग तोड़ने की कोशिश की गई, शरीर को तोड़ दिया गया, लेकिन इसकी वर्दी की कसम, इसकी देशभक्ति, इसकी वफादारी कोई नहीं तोड़ सका। जनरल की आवाज टूट गई, उनकी आंखों से आंसू टपककर गर्म सड़क पर गिरने लगे। भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए। रामदीन का सिर नीचे लटक गया। जिन लड़कों ने पत्थर मारे थे वे जमीन में गड़ने लगे। इंस्पेक्टर चौहान की आंखों में भी पानी भर आया। हर इंसान को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसी पल वो आदमी जिसे अब सब कैप्टन आदित्य वर्मा के नाम से जान चुके थे, कांपते हाथों से अपनी जेब से वही पुराना मैला कुचैला तिरंगा निकाला, उसे दोनों हाथों से पकड़ा और जनरल की ओर बढ़ाया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, सर, झंडा गिरने नहीं दिया, देश बचा लिया ना सर। जनरल ने कांपते हाथों से तिरंगा लिया, उसे अपने माथे से लगाया और आंख बंद कर ली। पूरा चौराहा भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से गूंज उठा। उस पल हर दिल में एक ही एहसास था, शर्म का, गर्व का और उस सच्चाई का कि कभी-कभी सबसे बड़ा हीरो सबसे गंदी सड़कों पर, सबसे फटे कपड़ों में और सबसे टूटी हालत में खड़ा होता है। बस हमें उसे पहचानने की नजर चाहिए। कैप्टन आदित्य वर्मा ने कांपते हाथों से अपनी फटी हुई जेब टटोली और बड़ी सावधानी से वही पुराना धूल से सना तिरंगा बाहर निकाला, जिसे वो अब तक अपने सीने से लगाकर रखे हुए था। उसकी आंखों में नमी थी, आवाज में दर्द और गर्व दोनों घुले हुए थे। उसने झंडा दोनों हाथों से पकड़कर जनरल अर्जुन मल्होत्रा की ओर बढ़ाया और टूटती हुई आवाज में बोला, सर, झंडा गिरने नहीं दिया, देश बचाया ना सर। ये सुनते ही जनरल की आंखें भर आईं। उन्होंने वो तिरंगा बेहद सम्मान के साथ लिया, उसे अपने माथे से लगाया, कुछ पल आंखें बंद कीं और जैसे पूरे देश की मिट्टी को प्रणाम कर रहे हों। उसी पल उन्होंने जोर से आदेश दिया, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, मिलिट्री हॉस्पिटल अलर्ट करो। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज गूंज उठी, लेकिन जनरल यहीं नहीं रुके। उन्होंने खुद आगे बढ़कर कैप्टन आदित्य का हाथ पकड़ा, उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गए। वही काली चमचनाती गाड़ी, वही वीआईपी सीट जिस पर अब तक सिर्फ जनरल बैठते थे। आज उस सीट पर एक टूटा हुआ शरीर लेकिन अडिग आत्मा वाला सिपाही बैठाया गया। जब कैप्टन आदित्य उस गाड़ी में बैठा तो उसकी आंखों में सुकून था, जैसे बरसों बाद उसे अपनी पहचान, अपना सम्मान और अपना घर वापस मिल गया हो। पीछे खड़ी भीड़ हाथ जोड़कर खड़ी थी, आंखें नम थीं और दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, आज हमने एक पागल नहीं, एक असली हीरो को देखा। इलाज के कई महीनों बाद जब मिलिट्री हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारों के बीच दवाइयों, थेरेपी और डॉक्टरों की मेहनत ने अपना असर दिखाना शुरू किया, तब धीरे धीरे कैप्टन आदित्य वर्मा की याददाश्त लौटने लगी। बिखरी हुई यादें फिर से जुड़ने लगी। ट्रेनिंग के दिन, साथियों की आवाज़ें, बॉर्डर की ठंडी रातें, गोलियों की गूंज और तिरंगे के नीचे ली गई वो कस्में। जिस दिमाग को दुश्मनों की यातनाओं ने तोड़ने की कोशिश की थी, वही दिमाग फिर से मजबूती के साथ खड़ा होने लगा। सेना ने उसे सिर्फ इलाज नहीं दिया, बल्कि वो सम्मान भी लौटाया जिसका वो हकदार था। उसका पद बहाल किया गया, वर्षों का रुका हुआ वेतन दिया गया, मेडल दोबारा उसके सीने पर सजे और उसे फिर से कैप्टन आदित्य वर्मा कहकर पुकारा गया। पर इस पूरी घटना ने समाज के सामने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जो किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। क्या हमें हर बार किसी बड़े अफसर, किसी वर्दी वाले या किसी ताकतवर आवाज का इंतजार करना पड़ेगा ताकि हम अपने हीरो को पहचान सकें? क्या फटे कपड़ों, गंदे शरीर और टूटी हालत में खड़े इंसान के भीतर छिपे बलिदान को देखने की हमारी नजरें इतनी कमजोर हो चुकी हैं? ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि हमारी सोच की परीक्षा है कि हम कब तक अपने रक्षकों को तब पहचानेंगे जब कोई और आकर हमें बताएगा कि वो कोई पागल नहीं, बल्कि देश का सच्चा सपूत है।